स्वागत है आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th है और सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री का। और जो एनुअल का एग्जाम यानी कि टर्म 2 का जो एग्जाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया हुआ था। तो देखते हैं, सबसे पहले सेक्शन नंबर ए है हमारा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में फर्स्ट है हमारा, औपनिवेशिक विस्तार से क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, तो औपनिवेशिक मतलब कि किसी देश को गुलाम बनाना एक तरीके से, इसीलिए। ठीक है, वे कौन से यूरोपीय देश थे जिन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, यानी कि उन्होंने साम्राज्यवाद को स्थापित किया, वो कौन से देश थे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, उपनिवेश। तो किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र में लोगों के द्वारा, ठीक है, जो ताकतवर लोग होते हैं उनके द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में अपने उपनिवेश, कॉलोनी यानी कि क्षेत्र को स्थापित करना, अपना दबदबा कायम करना, एक देश का दूसरे देश पर राज करना उपनिवेशवाद कहलाता है। वह देश जो गुलाम बनता है उस पर शासन करने वाले देश का प्रभुत्व बनता है। ठीक है, मतलब कि इस ए पर्टिकुलर एरिया के बंदे के द्वारा इस बी पर्टिकुलर एरिया के बंदे पर उपनिवेश किया जा रहा है, यानी कि राज किया जा रहा है। तो इसी को ये जो उपनिवेश, ये प्रक्रिया है, इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि कौन कौन से देश थे। तो फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, इन सभी देशों ने मिलकर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया यहाँ पे अपने अपने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो उपनिवेश क्या है, वो कौन कौन से देश थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को आपको इंग्लिश में देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि नई औद्योगिक यूरोपीय नगरों में गांव से आकर रहने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफी छोटी आयु में मर जाते थे। यानी कि वो लोग जो गांव से शहर आते थे उनकी मृत्यु क्यों हो जाती थी छोटी आयु में, जो यूरोपीय नगर के अधिक लोग थे उनके मुकाबले। तो इसका आंसर जो है वो बहुत सिंपल सा है। देखो मैंने औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव आपको बताए थे, उसी में एक ही पॉइंट को 3 मार्क्स में पूछ लिया गया। कैसे, देखो सबसे पहले हमें पता है कि गांव में कृषि होती है लेकिन उससे गुजारा नहीं चलता था, तो लोग क्या करते थे, वो गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर आ जाते थे। ठीक है, एक पॉइंट आपका इतना हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि शहरों में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे वहां पे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पेयजल और आवास जैसी समस्याएं जो है वो उत्पन्न लगी। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख देंगे कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी वो कम होती गई, यानी कि समस्या उत्पन्न होने लगी, जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु होने लगी। और वहाँ पे ये जो औद्योगिक क्रांति जिसकी वजह से औद्योगिकरण जो था उसको बढ़ावा मिला। साथ ही साथ इस वजह से एक चीज और हुई कि जो उद्योग थे वो इतने ज्यादा बढ़ने लगे थे कि प्रदूषण बहुत हुआ, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसके बारे में भी आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आपके 3 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे मेजी पुनर्स्थापना से क्या अभिप्राय है। और एक सेकंड, ये क्या क्या हो गया, हाँ, मेजी पुनर्स्थापना से क्या अभिप्राय है और मेजी पुनर्स्थापना के क्या कारण थे। ठीक है, तो ये भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। अभी मैं दिखाता हूँ नीचे की तरफ। कहाँ चला गया, ये रहा। देखो मेजी सरकार यानी कि मेजी पुनर्स्थापना के क्या कारण थे और ये है क्या। तो देखो मेजी सरकार जो थी, एक सेकेंड, ऊपर आना पड़ेगा, ये रहा। तो सबसे पहले इसकी स्थापना सुनो। तो 1867 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ। ठीक है, एक पॉइंट। अब इसके कारण क्या थे, तो कारण था देश में विभिन्न प्रकार का असंतोष, जैसे कि एक तो असंतोष था, ठीक है, लोग सरकार की जो नीति थी उनसे संतुष्ट नहीं थे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, कूटनीतिक संबंध, इनकी मांग भी की जा रही थी लोगों के द्वारा। तो इन्हीं की वजह से मेजियों का उदय हुआ और यही कारण थे। सिंपल सा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके एक दो पॉइंट और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एदो को राजधानी बना दिया और सरकार ने फुकोकू केहोयान की समृद्ध देश और मजबूत सेना जो है इस नीति को अपनाया था। इस तरीके से याद रख लेंगे। ठीक है, अब तो पेपर हो ही गया है। फिर है कन्फ्यूशियसवाद का चीनी विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि सिंपल सा आपको बताना है कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा है क्या, सिंपल सा इस तरीके से। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे। देखो चीनी विचारक कन्फ्यूशियस के विचारों और उनके अनुयायियों की जो शिक्षा थी उसको कन्फ्यूशियसवाद कहते थे। अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी, उचित सामाजिक संबंधों को स्थापित करना, यही कन्फ्यूशियसवाद का एक आधार था। इनके विचारों ने चीन को काफी प्रभावित किया और उनके रवैयों को काफी प्रभावित किया। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी जो थे उन्हें जापान पढ़ने के लिए भेजा गया। लोगों को नए नए विषय प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन, फ्रांस यहाँ पे भेजा जाने लगा ताकि वे नए नए विचार जो है वो सीखें और फिर वापस आएं और अपने देश में गणतंत्र की स्थापना करें। रूसी जापानी युद्ध के बाद सदियों पुरानी जो चीनी परीक्षा प्रणाली थी उसे समाप्त किया गया।
जो कि प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने पर काम करती थी। तो ये कन्फ्यूशियस बात के बारे में है और इसका क्या प्रभाव पड़ा था चीन पे, ये आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत बार करवाया जा चुका है कि ब्रिटेन वह पहला देश था जिसमें सर्वप्रथम आधुनिकीकरण यानी कि औद्योगिकरण का जो अनुभव था वो उसने किया था। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बार करवाया जा चुका है। ठीक है। तो ये देखो ये वाला है हमारा, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट कौन कौन से लिख सकते हैं। सबसे पहला, वहाँ की बाजार व्यवस्था के बारे में। एक ही बाजार व्यवस्था थी जिससे जो माल जाता था उस पर कोई कर नहीं लगता था और आने वाली आय उनको अधिक हो जाती थी। कृषि क्रांति हुई तो इसकी वजह से उद्योग जो खाद्यान्न था वो और अधिक बढ़ने लगा। इसी वजह से खाद्यान्न में क्रांति आ गई एक तरीके से। फिर क्या हुआ, मुद्रा के विनिमय की वजह से आदान प्रदान काफी अच्छा हो गया। मशीनों के आविष्कार की वजह से नई नई मशीनें, चालक शक्ति, भाप, नहर, इनका जो आविष्कार थे ये भी होने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सस्ता श्रम, कोयला, लोहे, खानी, ये सभी इनकी अधिकता होने लगी। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नीचे जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन सबसे पहला है कि 16वीं शताब्दी में यूरोप में महिलाओं की स्थिति का आलोचनात्मक समीक्षा। देखो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको सिर्फ वही बता देना है कि 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो महिलाएं थी उनकी क्या स्थिति थी, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या स्थिति रही थी यूरोप में महिलाओं की, उसके बारे में देखते हैं भाई। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आगे आते हैं, यहीं पे मिलेगा अभी हमें कहीं। हाँ ये देखो, तो यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। ये पॉइंट्स जो हैं पहले आप ये लिखेंगे इनके बारे में, उसके बाद 2 पॉइंट आप इसके बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरफ तो आप बताएंगे जो महिलाएं, वो महिलाएं जो निम्न वर्ग की थी। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट को आप बताएंगे जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उनके बारे में। ठीक है, तो इन सभी को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा, इसके प्रचलन और समाप्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन से जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के प्रचलन और समाप्ति के कारण बने थे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो इसमें देखो आपको बहुत सारे पॉइंट लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली इसका जो मेन आंसर है वो मेन आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तीसरे पॉइंट से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तीसरे पॉइंट से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप अपना पॉइंट, जो भी आंसर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा और छठा। तो इस तरीके से आप ये सभी पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है, आप इसी को इंग्लिश में जैसे भी देखना है वो इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। चलो अगला देखो कि इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्यों शामिल नहीं किया जाता, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उन्हें इतिहास की किताबों में, इतिहास की जो किताबें हैं उनमें शामिल क्यों नहीं किया जाता है। तो भाई देखो उनको शामिल नहीं करने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, उसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ चौथा, पांचवा, छठा, और उसके बाद एक सारांश यानी कि निष्कर्ष। तो इस तरीके से आप बता देंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उसे क्यों नहीं इसमें इतिहास जो था उसमें क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता था। ठीक है, ये समझ गए, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर आ जाते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है, व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है कि जापान की हार के बावजूद वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे वापसी हुई। तो सबसे पहले तो एक भूमिका बनाएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कृषि सुधार के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के पुनर्जीवन के बारे में, संविधान को गणतांत्रिक रूप देने के बारे में, सरकार, नौकरशाही, इनके बीच में रिश्ता कायम होने के बारे में, अमेरिकी समर्थन के बारे में, और साथ ही साथ ओलंपिक जो खेल हुए थे उसके बारे में, बुलेट ट्रेन और पर्यावरण से संबंधित जो कठोरतम नियम थे उसके बारे में आप बताएंगे। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। आपको पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे, सिंपल सा। देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 6 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, तो आप इतने पॉइंट भी लिख के आए होंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, डरने की बात नहीं है। चलो आप देखते हैं अगला क्या है कि चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कैसे हुई और कब हुई। तो चीन जो था उसमें साम्यवादी पार्टी की स्थापना कैसे हुई और कब हुई, इसके बारे में आपको समझाना है। तो 7वें का जो सेकंड है, चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब और कैसे हुई, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1921 में हुई थी, रूसी क्रांति के कुछ समय बाद। अब उसके बाद में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के सभी। ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये है 1918। ठीक है, 1918 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ जाना आप सभी कितना है, 1918। तो ये सारी के सारे पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे आसानी से। ये चीज समझ में आ गई। तो सेक्शन नंबर सी हमारा खत्म, बी खत्म हो गया हमारा। अब बात करते हैं सी की। सी में बेसिकली देखो क्या है यहाँ पे, ये है आपका स्रोत, और किसका है, जोवान्नो पिंको
देला मिरांडोला का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या क्या है, ये थे कौन, तो सिंपल सा इसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि फ्लोरेंस के मानवतावादी व्यक्ति थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इस तरीके से। और प्लेटो और अरस्तू के अनुसार वाद विवाद का क्या महत्व होता है, तो बात करें महत्व की, तो जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत की जरूरत होती है, उसलिए दिमाग को ताकत देने के लिए हमें शब्दों की जरूरत होती है, इसीलिए हमें जो है वाद विवाद करना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन मानवतावादी से क्या अभिप्राय, ये इसमें नहीं है, तो मानवतावादी क्या, ये आई होप आप सभी को पता ही होगा यहाँ पे। ठीक है, आपने जब पूरे साल इतनी मेहनत की तो पता ही होगा क्या है आखिरकार। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, एडवर्ड कारपेंटर के बारे में है। तो देखते क्वेश्चन क्या है कि एक विनिर्माणी नगर के रचनाकार कौन है, तो कौन है, एडवर्ड कारपेंटर। ठीक है, उसके बाद है आकाश में ऊंची उठी चिमनियों की लंबी कतारों से क्या तात्पर्य है, तो आकाश में ऊंची उठी चिमनी यानी कि जो अमीरों के घर हैं उनकी बात की गई है। देखो कैसे, मैंने आकाश में ऊंची उठी चिमनियों की लंबी कतारें देखी, देखी काले धुएं के बादल सूरज आखिर आकाश और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे, और देखे कूड़े बड़े बड़े ढेर जिन पर बच्चे रद्दी बटोर रहे थे, फिर आधी छतों वाले काले भद्दे मकान और देखी नीचे बहती काली नदी। यानी कि तरीके से बड़ी बड़ी चिमनियां देखी इन्होंने, साथ ही साथ जो बड़े बड़े आदमी थे, उद्योगपति थे, उनके घरों को देखा, ये बताया गया है। आखिरी क्या है, कवि की रूह क्यों कांप उठी, तो कवि की रूह जो थी वो इन्हीं सभी को देखकर कांप उठी थी। किस सभी को, इन सभी को देखकर रूह उसकी कांप उठी थी। इस चीज इसको मैंने आपको जो है ऑल सोर्स में यहाँ पे आपको बताया था उसके बारे में भी। ठीक है, तो रूह क्यों कांप उठती है, इन सभी को देख के कांप उठती है, लेखक कौन है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही समझाई हुई थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आ जाते हैं आपका जो मैप वाला है। बेसिकली मैप में देखो एक आपको डार्विन बनना था, एक कैनवरा, और एक रेखांकित किया गया था, तो मैप तो आपको मिलता नहीं है, तो बच्चे ने मुझे बताया भी नहीं कि सर कौन सा था, मैं पूछना भूल गया उससे। तो अभी क्या करते हैं, मैप में आपको बता देता हूँ, फिर भी आपको अगर आया भी होगा तो उसमें से आपको कुछ 5 से 6 नाम जो है वो याद रखने थे। ठीक है, कौन कौन से 5 से 6 नाम थे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रहे, एक तो आपको यहाँ पे याद रखना था, लिख देता हूँ पहले, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इसका क्या है, लेफ्ट हैंड है पर्थ। ठीक, लेफ्ट हैंड, इसका हेड है यहाँ पे, ये रहा हेड, डार्विन। क्या है ये, डार्विन। यहाँ पे क्या है, मेलबोर्न, और यहाँ पे क्या है, एल्डिडोज, ये तो कैनवरा है, और ये सिडनी, ये तो आप सभी को ही पता है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है, और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर आपको लिखने थे वो यहाँ पे मैंने सारे के सारे आपको समझा दिए। एंड आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आगे होंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हमारी ऑन भी आने वाली है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।